तो इसलिए हम आराम से डाउट क्लास लगा सकते हैं। तो अगर तुम लोगों को शुरू के पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर कर लो। अभी आसान आसान टॉपिक चल रहा है, तो उन दिक्कत को दूर कर लो और उसके बाद हम लोग आराम से आगे वाले टॉपिक्स को कवर करते चले जा सकते हैं। लेकिन अपना डाउट क्लास लेकर के उन सारी चीज़ों को कवर करते जाओ, क्योंकि एक बार ये सब SN1 SN2 E1 E2 निकल गया तो फिर हमको मत बोलना, फिर बिल्कुल हम टाइम नहीं देंगे तुम लोगों को, ठीक है। चल ध्यान दो। जैसे जब हम लोग SN2 रिएक्शन की बात कर रहे थे तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, दिस है, दैट है, एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाएगा, और क्योंकि एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के हिसाब से उस पार्टिकुलर स्टेप में जितने स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगे एग्जैक्टली उन स्पीसीज के हिसाब से ही हम लोग टोटल RDS वाले पार्ट के रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर केवल सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और केवल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो हम लोग रेट लॉ के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के हिसाब से रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आराम से रेट को बोल सकते हैं। तो अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट वाला पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट डिफाइन करके कुछ कुछ एक्सप्रेशन निकाल के लाए थे, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब मेंशन किया था कि हम लोगों के रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन है उसमें जितना पावर होता है, तो एक ही सबस्ट्रेट था, मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट है तो पावर 1, एक ही न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल है तो पावर 1, इसका मतलब दोनों के कंसंट्रेशन पर पावर 1 है। तो इसका मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। तो टोटल ऑर्डर विल बी इक्वल टू सारे के सारे रिएक्टेंट का ऑर्डर मेंशन कर सकते हैं, इसका मतलब ऑर्डर 2 मेंशन कर सकते हैं। और मॉलिक्युलैरिटी का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या फिर एक एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रिएक्शन के टाइम पे एट अ टाइम। तो अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो एलिमेंट्री स्टेप में अगर 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो आपस में कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्युलैरिटी 2, अगर 3 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्युलैरिटी 3 बोल के काम कर सकते थे। तो इसीलिए SN2 रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, मतलब बोलने का एक नॉर्मल लैंग्वेज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए थे, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग का जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो रिएक्टेंट वाला पार्ट थोड़ा लेस स्टेबल होगा और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तभी रिएक्शन फिजिबल निकल के आ रहा, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन होता ही नहीं, ये बिल्कुल फिक्स चीज है। तो अगर रिएक्शन फिजिबल है मतलब हम लोग एक अनस्टेबल सिस्टम से स्टेबल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर हम लोग हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे होंगे, पहला चीज। तो जब एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाएंगे तो रिएक्टेंट वाला पार्ट हायर एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे होगा, और क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो डायग्राम में उस एनर्जी स्टेट से जब दूसरे एनर्जी स्टेट पे जाएंगे तो आराम से हम लोग एक ऊपर के ट्रांजिशन स्टेट तक होते हुए मूव कर सकते हैं। तो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऐसा कुछ मेंशन किया जा सकता था। और बाकी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किया था हम लोगों ने कि जब हम लोग एक SN2 रिएक्शन के स्टेप को लिखेंगे तो क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसका मतलब पूरा रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू से ही जाएगा, क्योंकि एक स्टेप का रिएक्शन है तो एक ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। तो ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है। तो इस केस में जो कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है ये टूट रहा है तो डैश लाइन से डिनोट किया, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है ये बन रहा है तो इसको भी डैश लाइन से डिनोट किया। तो एक कार्बन चेन से मतलब R ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड हट रहा है, फिर प्रोडक्ट में कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट वहां से रिमूव हो गया। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने को बोला गया था तुम लोगों को। पहला पॉइंट क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है वो sp2 होता है, सबसे पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 नेचर का होगा। लेकिन शेप वाला पार्ट हम लोग एटम्स के प्लेसमेंट से डिसाइड करते हैं, शेप के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई सेंस नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन तो बेसिकली एक थ्योरी है कि एक मॉलिक्यूल का शेप ऐसा आता है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, फिर उसको थ्योरेटिकली याद रखने के लिए हम लोग उल्टा पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ था शेप ये है, हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ था शेप ये है। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट नहीं मालूम होता, कंसेप्ट ही नहीं मालूम होता, क्योंकि एक चीज याद होगा अगर पढ़ते लिखते होंगे 11th क्लास में तब एक चीज याद होगा
हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो अगर पूरा कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई करता है, तो इसलिए हम लोग उसको सही मानते हुए चलते हैं। तो हम लोगों का जो शेप है उसका हाइब्रिडाइजेशन से केवल एसोसिएशन नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड के कैरेक्टर को भी देखता है, बट शेप एटम्स के रिलेटिव पोजीशन को देख के चलता है। तो अगर हम लोग एटम्स के रिलेटिव पोजीशन की बात करें तो एक कार्बन होगा, कार्बन के अलावा जैसे कार्बन चेन है तो कार्बन के अलावा एक ग्रुप ऊपर है, दूसरा और तीसरा ग्रुप, ये पूरा एक प्लेन में होगा। और जिस साइड से लिविंग ग्रुप सॉरी न्यूक्लियोफाइल आ रहा, उसके अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा होगा। इसका मतलब एक ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर था, मतलब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आ रहा है और पीछे साइड से लिविंग ग्रुप हट रहा है। इसका मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, बाद में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन बीच में एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, क्योंकि एक बॉन्ड, सॉरी एक भी नहीं, दो बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, और पूरे शेप को एटम के प्लेसमेंट के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आराम से बोल सकते हैं। और उसी में अगर हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते वक्त मेंशन किया था कि जैसे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट पहले नेगेटिव चार्ज रखे हुए था और उसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, तो जब हट रहा होगा तो उस प्रोसेस में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा, तो डेल्टा माइनस लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज लेके हट रहा है, तो उस प्रोसेस में यहाँ पे हम लोग आराम से डेल्टा माइनस चार्ज मेंशन कर सकते हैं। तो डेल्टा माइनस हट रहा है, डेल्टा माइनस उधर ऐड हो रहा है, मतलब ओवरऑल जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो चुका है, तो पूरे स्पीसीज पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेस हो चुका है, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज। इस एक पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग आगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, अभी यूज नहीं करेंगे, थोड़ा आगे यूज करेंगे। मतलब जब SN1 SN2 रिएक्शन खत्म हो जाएगा तब उस केस में उन चीजों को डिस्कशन के लिए हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट को यूज करेंगे। काफी अच्छा एक सवाल है जिसको इस फॉर्मेट में हम लोग पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो हम लोगों ने, अच्छा ठीक है, ये जैसे जब हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन में बोला था कि हम लोग का बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड अटैक का मतलब कार्बन लिविंग ग्रुप जो बॉन्ड है, जो कार्बन लिविंग ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हम लोग आराम से न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो तीन ग्रुप्स हैं, R1 ग्रुप, R2 ग्रुप और H ग्रुप, इन तीनों ग्रुप के बीच से ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अंदर मूव करता है। तो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बिल्कुल बीच से, जैसे उसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट, जैसे मान लो टेट्राहेड्रल शेप वाला पार्ट है, तो अगर हम लोग टेट्राहेड्रल शेप कंसिडर करके चला, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा है थोड़ी देर के लिए, हाँ चलो, जैसे मान लो टेट्राहेड्रल शेप कंसिडर करके चल रहा है, तो इस केस में ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, तो अगर हम इस रेड वाले पार्ट को, मतलब ये जो रेड पेन है, अगर इसको लिविंग ग्रुप मान के चले, तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे साइड से अप्रोच करेगा, मतलब जिधर लिविंग ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। तो बेसिकली ये जो हम लोग के तीन बॉन्ड्स है, इन तीन बॉन्ड्स के बिल्कुल बीच से, मतलब यहाँ से हम लोग के इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को न्यूक्लियोफाइल की तरफ भेजा जा सकता है। तो एक ग्रुप इधर प्रेजेंट है, दूसरा नीचे प्रेजेंट है, तीसरा एक और प्रेजेंट है, तो इस ट्रायंगल के बीच से हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल को मूव कराना होता है। इस चीज को हम लोग अपने रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। मतलब छोटा सा पॉइंट है, बट रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए इस चीज को हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो अगर मान लो, एक मिनट, तो इस केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कार्बन लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है उन तीनों ग्रुप्स के बीच से जाकर के। पहला चीज फिर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें जो तीनों ग्रुप्स है ट्रायंगल के फॉर्मेट में वो प्लेन में कन्वर्ट होते हैं, फिर दूसरे साइड से मूव कर जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का जब डिस्कशन करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के डिस्कशन के बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा हम लोग कौन से कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देख सकते, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, और उसमें स्टीरियो आइसोमर, नॉन स्टीरियो आइसोमर सब इंक्लूड करके काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, ऑल्दो हम लोगों ने डायग्राम पहले ऊपर बना रखा है, ये डायग्राम वाला पार्ट, मान लो अगर इस कंपाउंड की बात करें हम लोग,
तो इस पार्टिकुलर कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर दे रखा है अपना, कि लिविंग ग्रुप वाला पार्ट एक नॉर्मल लाइन पे था, कार्बन चेन एक नॉर्मल लाइन पे था, R1 वाला पार्ट पहला चीज। सॉलिड पे हम लोगों के पास R2 ग्रुप था, डैश पे हाइड्रोजन ग्रुप था। तो जब रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल अपने लेफ्ट साइड में आया, लिविंग ग्रुप अपने न्यूक्लियोफाइल अपने राइट साइड में आया, लिविंग ग्रुप अपने लेफ्ट साइड में आया। जो R1 ग्रुप, R2 ग्रुप और हाइड्रोजन है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेन में आया, लेकिन उसको ऐसा समझो जैसे प्लेन है अपना। तो इस केस में हम लोग का जो लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर वाला पार्ट डेफिनेटली हम आगे की तरफ रख रहे हैं, तो है ये प्लेन में लेकिन सॉलिड की तरफ है। और जो मेरा थंब वाला पार्ट है, ये थंब वाला पार्ट भी उसी प्लेन में है लेकिन डैश्ड के डायरेक्शन में है। और एक पार्ट पहले भी नॉर्मल था और अभी भी उसी पॉइंट पे नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है। तो R1 ग्रुप नॉर्मल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो चीज सॉलिड पे था वो सॉलिड पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो चीज डैश पे जाना था वो डैश पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था, तो बीच के तीनों पार्ट R1 R2 H तीनों एक प्लेन में आए, और फिर न्यूक्लियोफाइल उल्टे साइड से वहां अटैच होकर लिविंग ग्रुप को दूसरे साइड से हटा दिया। तो उसके वजह से जो अपना R1 ग्रुप है वो पहले नॉर्मल लाइन पे था, लेकिन ऐसे मान लो राइट साइड में जा रहा था। अभी R1 नॉर्मल लाइन पे ही होगा लेकिन लेफ्ट साइड में जाएगा। जो ग्रुप सॉलिड की तरफ आ रहा था वो सॉलिड की तरफ ही था, लेकिन पहले राइट साइड में था, अभी वो सॉलिड की तरफ लेफ्ट साइड में जाएगा। जो ग्रुप डैश्ड पे था, डैश्ड मतलब मान लो कि जैसे थंब वाला पार्ट है, ये ग्रुप डैश्ड पे है, तो ये डैश्ड पे राइट साइड में जा रहा था, अभी ये घूम करके डैश्ड पे ही लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इसका मतलब हम लोग अगर ग्रुप के ओरिएंटेशन की बात करें, तो नॉर्मल लाइन रह गया, जो सॉलिड पे था वो सॉलिड पे रह गया, जो डैश्ड पे था वो डैश्ड पे रह गया, बस लिविंग ग्रुप के जगह पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अपना अटैच हो चुका है। तो एक काम करते हैं, जैसे हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। 1 मिनट। क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अरे कहाँ चला गया भाई। हाँ, और एक ये दूसरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, इसको भी कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। Sorry. चलो ध्यान दो। तो जैसे अगर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ABMO BMO इन सब चीज़ों की अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, उसके बिना भी काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और हम लोग के नॉर्मल लाइन पे R1 ग्रुप था, सॉलिड लाइन वाले पार्ट पे R2 ग्रुप था, तो यहाँ सॉलिड वाले पार्ट पे R2 ग्रुप को डाल दिया, H वाला पार्ट डैश पे है तो डैश पे डाल दिया, ठीक है। दूसरे वाले साइड में R1 ग्रुप नॉर्मल लाइन पे है, R2 ग्रुप वाला पार्ट सॉलिड लाइन पे है, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट नॉर्मल लाइन पे है। तो एक चीज देखो और सोच के बताओ मेरे को कि इन दोनों कंपाउंड को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो इनैंशोमर के जैसा कंसिडर कर सकते हैं क्या? मतलब अगर मान लो यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, यहाँ लिविंग ग्रुप होता, तो ये दोनों कंपाउंड को इनैंशोमर के जैसा कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो इनैंशोमर के बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो कंसिडर कर सकते हैं क्या? हाँ भाई शिवम, बताओ कंसिडर कर सकते हैं क्या? शिवम, क्या क्या बोल दिया जी, समझ ही नहीं है। हाँ सर, कर सकते कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो इस कंपाउंड के अंदर 4 ग्रुप्स है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरे में भी एक कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। R1 का मिरर इमेज R1 नॉर्मल लाइन पे, डैश पे हाइड्रोजन मिरर इमेज, R2 पे मिरर इमेज R2, और जो बॉन्ड इधर है वही बॉन्ड का मिरर इमेज दूसरे साइड, मतलब इस पॉइंट का मिरर इमेज वाला पार्ट हम लोग दूसरे साइड ले रहे हैं, और उसके आगे वाला पार्ट भी मिरर इमेज के जैसा है। ऑल्दो मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि एक तरफ लिविंग ग्रुप है जबकि दूसरे तरफ हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है। बट अगर वहां लिविंग ग्रुप होता तो दोनों इनैंशियोमर होता। तो इनैंशियोमर होने का बेसिक मतलब क्या है कि अगर पहले वाले पार्ट में आर कन्फिग्रेशन अगर होता,
तो दूसरे वाले केस में कॉन्फ़िगरेशन एस निकल के आना चाहिए था। और जब आर वाला पार्ट एस में कन्वर्ट होता है मतलब कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जब हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तो sp2 से sp3 में गए थे तो R प्लस एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था। यहाँ वैसा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बैक साइड अटैक की वजह से हमेशा जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा उसके अपोजिट साइड से ही न्यूक्लियोफाइल आएगा। और क्योंकि हम लोग कार्बन चेन पे रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई भी दूसरा एटम ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा, कोई भी दूसरा एटम। तो जो लिविंग ग्रुप था वो भी हायर प्रायोरिटी पे है, जो न्यूक्लियोफाइल आया वो भी हायर प्रायोरिटी पे है। मतलब बेसिकली जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हटा और वही आ गया, बस दूसरे साइड से आ गया। तो एक स्विच के जैसा कंसिडर कर सकते हो उसको। तो इस केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से याद रखना है तुम लोगों को, ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है मतलब अगर रिएक्टेंट में आर कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में इस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों पार्ट इनैंशोमर्स नहीं होंगे। क्योंकि इनैंशोमर्स तो छोड़ो, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। क्योंकि एक चीज बताओ मेरे को कृष्णा, कृष्णा कुमार, प्रशांत, यस। एक चीज बताओ इनैंशोमर्स का डेफिनेशन क्या होता है? अरे इनैंशोमर का डेफिनेशन, अच्छा छोड़ इनैंशोमर छोड़, आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है? बताओ भाई, आइसोमर आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या होता है? प्रतीक, व्हाट इज आइसोमर? यशी, आइसोमर क्या होता है? The compound with same molecular formula but different chemical or physical properties. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है बट यहाँ लिविंग ग्रुप है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, मतलब दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। तो भले ही हम लोग बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुआ, वो इसलिए इन्वर्ट हुआ कि पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जिधर था उसके उल्टे साइड से अब दूसरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आ गया है। तो प्रायोरिटी के पार्ट में वेरिएशन नहीं हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुआ। लेकिन क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल था, सॉरी पहले लिविंग ग्रुप था, वो अलग कंपाउंड है या वो अलग एलिमेंट है, और अभी न्यूक्लियोफाइल वो अलग एलिमेंट है, तो एलिमेंट ही चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से सेम होगा? तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है बट ये इनैंशोमर नहीं होंगे। इनफैक्ट कोई भी टाइप के आइसोमर नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है तुम लोग को। तो हम लोग जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे SN2 रिएक्शन वाले पार्ट में, तो इस केस में सिंपली हम लोग ये पॉइंट मेंशन करके काम कर सकते हैं कि जब हम लोगों का SN2 रिएक्शन होगा तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हमेशा इन्वर्ट होगा ही होगा। और सेकंड पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि दोनों कंपाउंड में मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर डिफरेंट कंपाउंड। रिलेशन है, डिफरेंट कंपाउंड है, आइसोमर्स जैसा कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये डायग्राम छाप लो अपने कॉपी में, एक मिनट, हाँ पहले ये डायग्राम छाप लो, उसके बाद पॉइंट वाले पार्ट पे आते हैं। और मेरे हिसाब से SN2 रिएक्शन तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान रिएक्शन में से एक होगा, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस के एक पैटर्न है बट एक बार उन पैटर्न को देख लिया तो जिंदगी का सबसे आसान रिएक्शन है। दिक्कत तब आएगा जब पता नहीं चलेगा कि SN2 कराना है बाकी दिक्कत नहीं आने वाला है।
चलो, अगर नोट कर लिया होगा तो फिर पॉइंट वाले पार्ट मेंशन करना। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे सिंपल सा पॉइंट है, 1 मिनट। इन वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, takes place during SN2, reaction। वैसे जैसे ये पॉइंट सबको जिंदगी भर याद रहता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, क्योंकि 12th बोर्ड का भी सवाल है, तो बाय डिफॉल्ट याद रहना ही रहना है, ये तो कोई नहीं बोलता। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, ये मेरे हिसाब से लोग जानने के बाद भी गलती करते हैं, तो ये पॉइंट एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना। देयर आर नो रिलेशन बिटवीन reactant and the product as they are different compounds, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रखना। अगर ये सवाल पूछता है तो डेफिनेटली, जैसे ना ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, तो उसमें से एक ऑप्शन में डाला जा सकता है। तो अगर SN2 रिएक्शन हुआ तो उस टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। इस एक पार्टिकुलर पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए काम करना होता है। बाकी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, ये तुम लोगों ने SN1 में सीख लिया है। मतलब SN1 रिएक्शन में रिटेंशन वाला जो पार्ट है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बनाना तुम लोगों ने सीख लिया है। तो अगर इस चीज़ को बनाना सीख लिया है तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, ये है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आराम से डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हेडिंग डाल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 reaction, the factors affecting rate of SN2 reaction। और एक्चुअल में फैक्टर्स वाले सारे पॉइंट्स याद रखने होते हैं हम लोग को, मतलब सारे ही पॉइंट्स याद रखने होते हैं, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इन सब चीज़ों की अपने को जरूरत पड़ेगी, हमेशा बहुत ही फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ेगी। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग SN1 रिएक्शन कंसिडर कर रहे थे, तो SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन किए थे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। केवल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट लिखे थे, बट जब SN2 की बात कर रहे थे तो इसके इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी था और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी था। मतलब रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों स्पीसीज रखे हुए हैं। तो उसको देख के एक चीज तो बोल सकते हैं ना भाई हम लोग, कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा। तो एक तो यहाँ से फैक्टर में पहला फैक्टर हम लोग ले सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और एरो देके मेंशन कर लेना हायर रेट ऑफ SN2, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और उसके आगे हायर रेट ऑफ SN2। वैसे एक चीज है कि SN1 में भी ये फैक्टर तो था ही कि SN1 वाले पार्ट में अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ SN2 वाला पार्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इस केस में हायर रेट ऑफ SN2।
जितना ज़्यादा हम लोग न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उस केस में SN2 रिएक्शन का रेट वाला पार्ट इंक्रीज करता चला जाएगा। कुछ लोग के दिमाग में कुछ डाउट आ सकता है, शायद इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ डाउट आ सकता है। अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आराम से, और नहीं आ रहा तो हम बताने भी नहीं जा रहे कि क्या क्या डाउट आ सकता है, आगे पता चल जाएगा। बट अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं कोई भी। कोई भी डाउट आ रहा है आराम से पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं आया किसी को यहाँ तक? बहुत नालायक लोग है भाई तुम लोग। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जब हम लोग SN2 रिएक्शन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, चलो पहले SN1 का डिस्कशन करते हैं। जब हम लोग SN1 रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम पे याद होगा तुम लोगों को ऐसा बोला था, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप हटा, कार्बोकेटायन बना, और जितना तेजी से लीविंग ग्रुप हटा उतना जल्दी कार्बोकेटायन बना, और वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो अगर लिविंग ग्रुप के हटने से कार्बोकेटायन बन रहा है तो जितना जल्दी लिविंग ग्रुप हटेगा उतना जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। लिविंग ग्रुप वाला पार्ट सॉरी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप हट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जितने तेजी से आएगा लिविंग ग्रुप उतने तेजी से हटेगा। बट उल्टा भी तो हो सकता है, लिविंग ग्रुप जितने तेजी से हटने के टेंडेंसी में होगा न्यूक्लियोफाइल उतने तेजी से आने की भी टेंडेंसी में आ जाएगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी यहाँ पे भी इफेक्ट डालेगा, बस थोड़े समझने का तरीका अलग होगा कि लिविंग ग्रुप जितने तेजी से हटेगा उतने तेजी से न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अप्रोच कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी से सेम रिलेशन रखेंगे। हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, higher living group ability, higher rate of SN2, higher rate of SN2। तो अगर मान लो कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले से रिलेशन रख रहे हैं तो हम लोग अल्काइल हैलाइड से इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं, जो तुम लोग को याद भी होगा। अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी से SN1 में कुछ रिएक्शन रखा था, तो डेफिनेटली इधर भी कुछ तो रिलेशन रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, पहला चीज। उसके अलावा हम लोग एक और चीज कंसिडर कर सकते हैं, बट इसके लिए हम थोड़ा ऊपर के डायग्राम में जाएंगे, और इसीलिए हमको डिजिटल पैड में पढ़ाने में मजा आ रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेने में मजा आ रहा है, क्योंकि हमको लिखना नहीं पड़ेगा इस चीज को। चलो ध्यान दो, जैसे ये चीज मेंशन किया कि R1, R2 और R3 ये बेसिकली एक ट्रायंगल के बिल्कुल बीच से न्यूक्लियोफाइल को जाना है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस एंटी बॉन्डिंग में अप्रोच करेगा और इन तीनों ग्रुप्स के बिल्कुल बीचों बीच से अप्रोच करेगा, तो अगर ये ग्रुप वाले पार्ट का साइज हम लोग बढ़ाना शुरू करें, तो बेसिकली एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, तो बीच में स्पेस थोड़ा कम हो गया जहाँ से न्यूक्लियोफाइल अंदर जा सकता है। अगर ग्रुप और बड़ा हो गया तो स्पेस और कम हो जाएगा, दूसरा ग्रुप भी बड़ा हो गया तो और भी कम स्पेस होगा। इसका मतलब ये जो तीन ग्रुप्स हैं जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, जिन ट्रायंगल्स के बीच से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, उन तीन ग्रुप के साइज से हम लोग आराम से इस पार्ट को रिलेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल उधर अप्रोच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर ग्रुप्स का साइज बड़ा होता चला गया तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच का जो डायरेक्शन है या फिर अप्रोच करने की जो टेंडेंसी है या अप्रोच करने के लिए जो जगह है वो जगह हिंडर होगा। यानी एक एक गेट है, अब मान लो ट्रेन है, तो ट्रेन में एक छोटा सा गेट होता है, सब आदमी एक ही बार में जाना शुरू कर देता है। तो आदर्श तो है नहीं, बट अगर मान लो आदर्श जा रहा होगा उसमें, तो कोई और आदमी चढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पे। एक आदमी चढ़ रहा है तो दूसरे आदमी के जाने की जगह नहीं है। एग्जैक्टली सेम टाइप की चीज यहाँ पे। अगर ग्रुप बड़े होंगे तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच के लिए, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अप्रोच के लिए न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग टर्म स्टेरिक, क्योंकि एटम के साइज की बात कर रहे हैं तो वर्ड आराम से स्टेरिक बोल सकते हैं। और स्टेरिक होने की वजह से, मतलब बड़े ग्रुप के साइज की वजह से हम लोग के जाने के पार्ट में दिक्कत हो रहा है, तो इस केस में हम लोग टर्म हिंड्रेंस यूज कर सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस एक ओवरऑल टर्म हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने इस पूरे के पूरे डायग्राम में जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना शुरू करते हैं,
तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं, सिंस बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द ABMO, नोट भी करते जाओ इस चीज को, सिंस बैकसाइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल या ऑफ न्यूक्लियोफाइल in the ABMO, therefore steric hindrance will be created. Steric hindrance will be created by the groups present on the carbon at which by the groups present on the carbon at which the reaction takes place. By the groups present on the carbon at which the reaction takes place. तो अब यहाँ से हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को कंसिडर करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच उतना मुश्किल होगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी अप्रोच करेगा, लिविंग ग्रुप उतना जल्दी हटेगा। बट अगर ग्रुप्स बड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल धीरे अप्रोच कर पाएगा, रिपल्शन मिलेगा, उसको जगह नहीं मिलेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल धीरे अप्रोच करेगा तो उस केस में अगर रेट ऑफ अप्रोच धीरे है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी धीरे होगा ही होगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाले में ही हम लोग पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, हायर स्टेरिक हिंड्रेंस या हायर स्टेरिक क्राउडिंग लिख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना भीड़ भाड़ होगा। हायर स्टेरिक क्राउडिंग, लोअर रेट ऑफ SN2, लोअर रेट ऑफ SN2। एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को कि रेट कम क्यों होगा, बट ये फैक्टर ध्यान रखना होगा। हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस से आराम से रेट ऑफ SN2 को कंपेयर कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग पॉइंट नंबर 3 और 4 को कंबाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हायर लिविंग ग्रुपेबिलिटी, रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होगा। हायर स्टेरिक क्राउडिंग, रेट ऑफ SN2 कम होगा। तो हम लोग वापस से जैसे SN1 रिएक्शन में किए थे, एग्जैक्टली उसी टाइप से रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर मेंशन करें या अल्काइल हैलाइड अगर कंपेयर करें, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में हम लोग दो पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि हैलोजेंस वाले पार्ट अलग हो जाए, RI, RBr, RCl, RF, एक ये पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों का हैलोजन सेम हो लेकिन हम लोग का कार्बन का डिग्री अलग हो, 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, इसके अलावा 1 डिग्री RX, और सबसे लास्ट में हम लोग R के जगह पे मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3X, क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन या कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मान लो कि हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, तो सौम्या, SAUMY वाली सौम्या, SO वाली नहीं, यस सर। कौन सा आंसर होगा पहला? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन क्या होगा? जैसे तो क्लास में लेट भी है। RI क्या सर? क्लास में लेट क्यों है? सॉरी सर। सॉरी सर? हम पूछते लेट क्यों है, सॉरी सर? ये कैसा जवाब हुआ भाई? जब नालायक लोग तो इमोशनल कर देता है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रहा है क्या? हम पूछेंगे गलती क्यों, सॉरी सर, हाँ इमोशनल हो गया हम। पहले वाले का तो हम लिख दे रहे हैं आंसर, RI, RBr, RCl और RF, क्योंकि I माइनस है लिविंग ग्रुप, Br माइनस लिविंग ग्रुप, Cl माइनस और F माइनस। दूसरे वाले केस में क्या होगा आंसर? CH3 greater than 1 degree R, greater than 2 क्योंकि degree R. CH3 वाला पार्ट में सबसे लोएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन उससे छोटा ग्रुप नहीं हो सकता। तो यहाँ वाले पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री वाले पार्ट में, फिर 2 डिग्री वाले पार्ट में, और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी लो होता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड अपने को हमेशा ध्यान रखते हुए काम करना। इनफैक्ट जब E1 E2 आएगा तब भी ये फैक्टर हम लोग कंपेयर करेंगे, वहाँ पे छाप लो।
चलो अगर नोट कर लिया तो इसके आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। जैसे इन सब कंसिडरेशंस के बाद हम लोग और भी कुछ कुछ फैक्टर्स लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हो गया, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो गया, और उसके अलावा डिग्री वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा फैक्टर नंबर 5, जैसे एक चीज देखो, जब हम लोग SN1 रिएक्शन की बात कर रहे थे तो SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन करके चल रहे थे कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और उस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई इंट्रैक्शन नहीं था SN1 में। कॉपी पलट के भी देख सकते हैं ताकि ध्यान में रहेगा। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई इंट्रैक्शन नहीं था। तो अगर मान लो कि उधर इंट्रैक्शन नहीं था तो न्यूक्लियोफाइल के एबिलिटी से या न्यूक्लियोफिलिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। बट यहाँ पे पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी अमाउंट एडेड है, मतलब मालूम पड़ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी अमाउंट एडेड है। तो अगर मान लो कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या बताए थे तुम लोगों को बेसिकली? तो सिंपल सा मतलब ये बताए थे कि रेट ऑफ अप्रोच क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का एक इलेक्ट्रोफाइल के साइड। तो अगर हाइयर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा तो डेफिनेटली वहां पे रेट ऑफ अप्रोच ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ अप्रोच ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट भी ज्यादा होगा। बट जैसे ये तो एक जनरल केस बोल सकते हैं हम लोग कि कहीं भी अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा करेगा ही करेगा। ये एक जनरलाइज केस है, इसमें तो हम लोग नॉर्मल बात कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे तुम लोगों को 2 एग्जाम पहले, मतलब इससे पहले, लास्ट एग्जाम नहीं उससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया था और क्लास में बोला भी था कि इस टाइप का एक रिएक्शन दे रखा था, आर के साथ C डबल बॉन्ड O, लिविंग ग्रुप और प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में किस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, इस टाइप का पार्ट हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे थे। तो वहां पे हम लोग पहले एक जनरलाइज डिस्कशन कर चुके थे कि सारा कुछ स्टेबिलिटी का फंडा है, सब कुछ स्टेबिलिटी का फंडा है। तो अगर मान लो कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल्दो ये जो रिएक्शन है ये सबसे लास्ट रिएक्शन होगा पूरे एनसीईआरटी के हिसाब से, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, मतलब सॉरी कार्बन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो उस डेरिवेटिव वाले पार्ट का रिएक्शन है। बट फिर भी हम लोग उस चीज को पहले ही सीख लिए। कैसे पहले सीख लिए? क्योंकि जनरलाइज स्टेबिलिटी का एक कंसेप्ट चल रहा है तो ये चीज रिलेट करना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोगों को ये पार्ट से मतलब नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। वो हम लोग को मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्शन कराना चाहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मान लो हम लोग मीडियम के टर्म में काम करें, क्योंकि SN1 में भी कंपेयर किए थे हम लोग कि मीडियम वाला पार्ट जितना मतलब मीडियम वाला पार्ट किस तरीके से सपोर्टिंग रोल में होता है SN1 रिएक्शन के। तो अगर हम लोग SN1 रिएक्शन वाले पार्ट के मीडियम की बात करते थे तो वहाँ पे पोलर प्रोटिक मीडियम निकल के आया था। बट एक चीज तुमको ध्यान होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में काफी प्रॉपरली डिस्कस किया था कि पोलर प्रोटिक मीडियम में एक नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का और एक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट का दोनों का सॉल्वेशन होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हुआ तो कभी भी किसी भी आयन का सॉल्वेशन होगा तो उसके आयन का इंटरेक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, वो बाहर वाले के साथ इंटरेक्शन कम कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के सॉल्वेशन के वजह से उसका स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल उतना ही स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसके सॉल्वेशन के वजह से उस सामने वाले पार्ट से उतना इफेक्टिवली रिएक्शन नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये चीज तुम लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो जैसे दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स है, तो जब लोग उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो दोनों के चार्जेस के फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, दोनों का फोर्स उतना ही रहता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के होने की वजह से जो नेट फोर्स है वो फोर्स रिड्यूस्ड होता है।
तो इस चीज का ही हम लोग यहाँ भी कंसिडरेशन रख रहे हैं कि सॉल्वेंट के होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ है वो कम फील करते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं हो पाता रिएक्शन करने के लिए। तो अगर हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम लेके चले, तो पोलर प्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में हम लोग का सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा ही करेगा, डेफिनेट सी बात है। अगर हम लोग नॉन पोलर मीडियम लेके चले, तो नॉन पोलर मीडियम में तो और भी दिक्कत है, क्योंकि नॉन पोलर मीडियम में जो हम लोग सॉल्ट लेके चलेंगे NaNU, तो ये जो सॉल्ट लेके चलेंगे ये सॉल्ट सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो अगर सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम मिलेगा अपने को, और क्योंकि SN2 का रेट न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन हाई चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग का नॉन पोलर मीडियम ऑल्दो SN1 को फेवर बिल्कुल नहीं करेगा, बट SN2 को भी अच्छे से फेवर नहीं करता है, मतलब SN2 भी बहुत काम का नहीं रहता है यहाँ पे, ये भी अपने काम का नहीं है। बट अगर हम लोग पोलर ए प्रोटिक मीडियम की बात करें, तो एक चीज तुम लोग को ध्यान होगा, अगर ध्यान नहीं है तो भी हम रिपीट कर रहे हैं। पोलर ए प्रोटिक मीडियम में हम लोगों का जो कटायन है उसका सॉल्वेशन होता है, मतलब NaNU है जो NaCl सॉल्ट है उसमें Na प्लस उस पॉजिटिव चार्ज का सॉल्वेशन होगा, बट Cl माइनस का कोई सॉल्वेशन नहीं होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, वो फ्री है, और अगर वो फ्री है तो आराम से वो रिएक्शन वाले पार्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के उसके बाद फ्री में टेंडेंसी अवेलेबल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फ्री है। तो अगर हम लोग पोलर ए प्रोटिक मीडियम लेके चले, तो एक न्यूक्लियोफाइल अपने मैक्सिमम एबिलिटी को शो कर सकता है। अगर पोलर प्रोटिक लेते तो उसमें भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर सकता है लेकिन मैक्सिमम एबिलिटी शो नहीं कर सकता क्योंकि उसका सॉल्वेशन हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसा मीडियम रखना चाहेंगे इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल को डिसोसिएट भी कर दे अपने सॉल्ट के फॉर्म से, क्योंकि अब सॉल्ट है एक सॉलिड डाले तो सॉलिड जब तक डिसोसिएट नहीं होगा तब तक हम लोग को आयंस कहाँ से मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग को एक पोलर मीडियम तो चाहिए। तो पोलर मीडियम में दो ऑप्शन है, पोलर प्रोटिक और दूसरा पोलर एप्रोटिक। अगर प्रोटिक लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन होगा जिससे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी या उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटेगा, ये अपना काम खराब करेगा। और अगर पोलर ए प्रोटिक लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल फ्री होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब आराम से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पोलर ए प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो पोलर प्रोटिक मीडियम SN1 फेवर कर रहा था क्योंकि वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा था, बट पोलर ए प्रोटिक मीडियम SN2 फेवर कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को फ्री, एक्चुअल में फेवर नहीं कर रहा कि SN2 को फेवर कर रहा है, लेकिन अगर दूसरा मीडियम लेंगे तो दूसरे रिएक्शन को फेवर कर देगा, मतलब वहां पे SN2 की जगह कोई दूसरा SN1 रिएक्शन होने लगेगा। हम लोग को जैसे मान लो कि अभी तक मालूम पड़ गया कि अल्काइल हैलाइड SN1 कर सकता है, अल्काइल हैलाइड SN2 भी कर सकता है। तो एक ही अल्काइल हैलाइड है वो अगर दोनों कर सकता है तो चांसेस है ना भाई कि दोनों 50-50 हो जाए, 80-20 हो जाए, 60-40 हो जाए, 40-60 हो जाए। तो अगर हम लोग कंडीशन चेंज करेंगे SN1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम डालेंगे तो SN1 ज्यादा होने लगेगा, तो हम लोग वहां पे SN1 के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया करेंगे, मेजर प्रोडक्ट। जब अगर हम लोग पोलर ए प्रोटिक डालेंगे तो SN1 का कंडीशन नहीं होगा, तो SN2 वाला पार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो SN2 फेवरेबल बन गया, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है, इन पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। 3-4-5 फैक्टर्स है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक फैक्टर और भी है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, कि अगर हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट बहुत अनस्टेबल होगा, बट ये लॉजिकल चीज है, इसमें हम ज्यादा कुछ लिखने की बात भी नहीं कर रहे हैं। मान लो एक रिएक्शन है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ट्रांजिशन स्टेट जितना हाइयर एनर्जी पे जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं डाल रहे, हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के हाइयर अनस्टेबिलिटी को कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन नहीं देते इसके लिए रिलेट करके काम कर लेंगे हम लोग आराम से। तो मेरे हिसाब से 5 फैक्टर सफिशिएंट होता है जब हम लोग को SN2 के रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कोई और फैक्टर तो नहीं छूट गया। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाइयर होगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हाइयर होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हाइयर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आ गया, पोलर एप्रोटिक मीडियम वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स में अपना कंसंट्रेशन आराम से हो जाएगा। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा पॉइंट वापस से मेंशन कर लो, स्टार मार्कर के ही मेंशन कर सकते हैं। दीज कंपाउंड्स
does not give SN2 reaction. Does not give SN2 reaction. जैसे SN1 में किया था एग्जैक्टली सेम टाइप से SN2 में भी कर सकता है. चलो ध्यान दो. एक तो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था एग्जैक्टली वो चीज यहाँ भी है. अगर विनाइल हैलाइड है तो विनाइल हैलाइड वाले पार्ट में हम लोग का रिएक्शन नहीं होता. एक काम करते हैं, साइड में रीजन लिख लेंगे हम लोग. विनाइल हैलाइड हो गया. और सिमिलर टाइप का रीजन हम लोगों के बेंजीन वाले पार्ट में भी होता है. बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन है तो इस चीज को हम लोग अराइल हैलाइड बोला करेंगे. विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड दोनों रिएक्शन नहीं दे सकते हैं. क्यों नहीं दे सकते हैं? तो एक चीज बताओ भाई साहिल, SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देता था ये पार्ट, ये कंपाउंड? जिससे हम सवाल पूछते उसका नेट ही गायब हो जाता है. प्रियांशु, ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देते थे? नहीं पता सर. अबे नालायक, नहीं पता सर? कॉपी में नहीं लिखा हुआ है SN1 रिएक्शन क्यों नहीं देते? नहीं पता सर, याद नहीं, ऐसा बोला कर नहीं पता सर. सर सुमित पीछे केश, अलाउड है पढ़ लेना. इतना देर में देख सकता था, चपंडुक है तुम. सुमित केसरी बताइए भाई. सर लास्ट क्लास नहीं किए थे. लास्ट क्लास में तो पढ़े भी नहीं किए, तब तो उससे पहले पढ़ाए थे इस चीज को. 2 क्लास 3 क्लास पहले पढ़ाए थे. अब क्या बहाना सर वो देगा? वाला क्लास नहीं किए सर. क्यों? और सर क्लास छूट गया तो ऑनलाइन बाहर लेक्चर गए कौन हुए थे. देखे? तो बाहर गए थे तो तुम्हारे मार खाना है तुम लोगों को. बाहर गए सर थे ना, अभी रिमूव कर देंगे तेरे को क्लास से. तुमको क्या लगता है क्लास से बाहर नहीं कर सकते? हम अभी भी कर सकते हैं. सॉरी सर. क्लास छूटेगा तो उसको देखो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा. फिर हमको मत बोलना कि सर समझ नहीं आया. पहले दिन बोल दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक लेक्चर देखते हुए काम करना है. वैभव, यस सर. यस सर मत कर, आंसर बता. सर नहीं पता सर. गजब चपंडुक लोग है सब. सिमी, सिमी तो दिख ही नहीं रही है, तो गायब हो गई. आर्यमान, सर डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. पॉसिबल है. डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन पे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे. डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है. ये एक रीजन बताए थे, और भी कुछ बताए थे क्या? और तुम लोग को बोला भी था कि जो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे स्कूल के लिए नहीं लिखना है, तुमको स्कूल के लिए कुछ और लिखना है. ये एक्चुअल रीजन होता है, बट स्कूल के लिए नहीं लिखते हैं. याद रखा करो स्कूल के लिए भी चीजें. अभिनव, बुला गए सर. बुला कैसे, तो भुतला देंगे तुमको भी हम. हल्का, क्या बोली, आवाज नहीं आया. पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा पूरा. पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा. बट पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल था तो आर्यमान बता ही दिया. दूसरा रीजन बता. और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा. हर जगह रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज जाता है क्या? रहता है स्टेबल. उसकी भी जिंदगी है भाई, स्टेबिलिटी के साथ रह सकता है. अंकित, सर फर्स्ट वाला ही रीजन पता था. फर्स्ट वाला रीजन पता था. वाह. अर्नव, तो हेलोजन जाएगा ही नहीं. रेजोनेंस में उसका हेलोजन का लोन पेयर तो टूटेगा नहीं. पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है. वहाँ पे 2 रीजन मेंशन किया था कि जो हेलोजन वाला पार्ट है वो रेजोनेंस में है तो इसके वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा. इस वजह से वो हटता ही नहीं है. और दूसरा, अगर हट भी गया तो कार्बोकेटाइन जो बनता है बहुत ही अनस्टेबल होता है. वो 2 रीजन वहाँ पे थे. यहाँ पे भी एक रीजन तो वही है, हेलोजन इज इन रेजोनेंस. फटाफट नोट करते जाओ. हेलोजन इज इन रेजोनेंस, therefore partial double bond character, partial
डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंट। दूसरा, एक चीज हम लोग यहाँ और अटैच कर सकते हैं। जैसे एक चीज सोच के देखो, और तुम लोगों को मालूम भी है कि पाई बॉन्ड वाला पार्ट जो होता है, जब वो ऐसा स्ट्रक्चर आता है, जैसे मान लो हेलोजन है या कार्बन वाला पार्ट है और बाकी वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर और नीचे होता है। तो ये जो कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है, अगर मान लो लिविंग ग्रुप होता तो इसका एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोग को पाई बॉन्ड से रिपल्शन मिल रहा है। तो पाई बॉन्ड का अगर रिपल्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएटेड है। तो ऐसा फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ABMO इज हिंडर्ड, ऑल्दो ये बहुत काम का फैक्टर नहीं है, बट फिर भी ABMO इज हिंडर्ड। वैसे एक चीज है, ये सब विनाइल हैलाइड में ये रीजन तो बहुत सुटेबल नहीं है, बट बेंजीन में अच्छा सुटेबल है ये। जैसे मान लो अगर बेंजीन है तो प्लानर मॉलिक्यूल है और कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड, उसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ है। अब इसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, तो ऊपर भी पाई बॉन्ड। जैसे अब तुम लोगों के पास, तुम लोग के ग्रुप में मैंने एक बुक डाला था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोई बताओ भाई, कोई तुम्हारे ग्रुप में कोई बुक का लिंक भेजे थे क्या? सर पॉला ब्रूस। पॉला ब्रूस का, ठीक है। उसमें और भी ग्रुप्स का लिंक, बुक्स का लिंक हम भेज देंगे, फिर PDF भेज देंगे। उन बुक्स से रीडिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसमें जैसे कभी कभी बुक्स वगैरह पलट के देखेंगे तो तुमको दिखाई देगा जो हम बोला करते थे तुम लोगों को, कि उसमें कलर में इधर रेड कलर होता है, इधर ब्लू कलर होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस चीज का मतलब क्या है? तुम्हारे पास जो बुक होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें कुछ नहीं समझ में आता वो चीज, क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट देकर के उसको प्रिंट किया जाता है, वही इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब लोगों के लिए। बट एक्चुअल में जब कलरफुल केसेस में बात करेंगे तो बहुत मजा आता है। मतलब उसमें हम बस सजेशन देंगे, ये कभी खाली बैठे हुए हैं तो नोवेल मत पढ़ा करो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं, जिंदगी नहीं है नोवेल पढ़ने का, या फिर यूट्यूब पे लेक्चर या वीडियो मत देखा करो। बुक्स पलट के उसके पेजेस देखो, तो उसमें अलग अलग टाइप के इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे तुमको, देख देख के काफी फैसिनेटिंग लगेगा वो चीज, क्योंकि कलरफुल है तो देखने में और मजा आएगा। तो उन स्ट्रक्चर्स को देखो, उनको समझने की कोशिश करो कि अच्छा इस स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। रैंडमली कोई कोई स्ट्रक्चर देखा करो। तो जब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें तुमको दिखाई देगा कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब एक ट्यूब जो होता है, एक ट्यूब के शेप में, और नीचे भी एक ट्यूब के शेप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाया जाता है। तो अगर मान लो कि अपना एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट पता है अपने को, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है। अब न्यूक्लियोफाइल किधर से अप्रोच करेगा? इधर तो कार्बन चेन है, ऊपर साइड में पाई इलेक्ट्रॉन है, नीचे साइड में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अप्रोच किधर से कर पाएगा? इसीलिए ABMO वाला पार्ट यहाँ पे हिंडर्ड है, आराम से ऐसा लिख सकते हैं। ऑल्दो विनाइल हैलाइड में बहुत ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, बट अराइल हैलाइड वाले पार्ट में बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है ABMO वाले पार्ट के हिंड्रेंस का। तो पॉइंट मेंशन कर लो, ABMO इज हिंडर्ड ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद तीसरा कंपाउंड जो अपने को कंसिडर करके रखना है वो है, ये कंपाउंड ले सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, और टर्शियरी बोलो या उसको टर्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, इस केस में भी रिएक्शन नहीं हो सकता। इसमें भी दो रीजन मेंशन किया जाता है। पहला रीजन ये मेंशन किया जाता है कि कार्बन के ऊपर 3 CH3 होने की वजह से जो बैक साइड अप्रोच है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही ज्यादा है। तो पहला रीजन, very high steric hindrance, very high steric hindrance। बट इसका एक और भी रीजन है, और मेरे हिसाब से दूसरा रीजन मालूम होना चाहिए सब लोगों को, आराम से मालूम होना चाहिए। मान लो हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस की बात कर लेते हैं, मान लो हिंड्रेंस है, बट फिर भी न्यूक्लियोफाइल छोटा था, किसी तरीके से आ गया। जब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड हट रहा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर दूसरा CH3 ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर तीसरा CH3 ग्रुप है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उस ट्रांजिशन स्टेट में 3 CH3 ग्रुप होने की वजह से बड़े ग्रुप्स का साइज है, तो उसके वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट में बाकी दोनों ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, उसमें भी रिपल्शन का फैक्टर बहुत हाई होता है।
तो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट जो है ये भी काफी अनस्टेबल होता है। तो मान लो कि न्यूक्लियोफाइल पहुंच भी गया, बट अगर ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट बहुत अनस्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, तो इतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिलना मुश्किल है। रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट एनर्जी रहेगा तभी तो रिएक्शन हो पाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट के बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की वजह से, अनस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग है, बड़े बड़े ग्रुप्स का रिपल्शन का फैक्टर है। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी अनस्टेबल, और इसके वजह से हम लोग का एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो काफी हाई हो जाता है। उतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाता, इसलिए कंपाउंड रिएक्शन नहीं कर सकता है। तो ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग सेकंड रीजन में। पॉइंट नोट कर लो ये डायग्राम बनाने के बाद। वेरी हाई स्टेरिक क्राउडिंग, very high steric crowding in the transition state, therefore unstable transition state, therefore unstable transition state, hence difficult to form, difficult to form. सुमन कौन? अच्छा, सिस्टम से सेंड करने बोला ना, सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम। क्या विशाल सर बोलो भाई। सर मतलब जहाँ ज्यादा बल्कियर ग्रुप दिखेगा वहाँ ऐसा बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे बल्कियर ग्रुप का जो रेफरेंस है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके अगले एग्जांपल में जा रहे हैं तो मालूम पड़ेगा। तो उसके बाद इसी सवाल को वापस से पूछना तुम, ठीक है? मान लो अगर ये ग्रुप है, इस चीज को हम लोग नियोपेंटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। ये पूरा ग्रुप नियो बोला जाता है। तुम लोगों ने नोमेनक्लेचर में पहली बार मेंशन किया था कि आइसो कब यूज करते हैं, नियो कब यूज करते हैं। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 CH3 ग्रुप है तो नियो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। इस चीज को हम लोग कॉमन नेम में नियोपेंटाइल हैलाइड बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन है और एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है? तो जैसे मान लो कि अपने पास कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक बड़ा सा ग्रुप है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बड़े वाले ग्रुप से थोड़ा दूर जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ से अप्रोच कर जाएगा। तो ये जो बड़े ग्रुप का रेफरेंस है बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि जो ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है वो उसका मेजरमेंट एग्जैक्टली कैसा है, इसलिए दोनों एग्जांपल्स हम मेंशन करते हैं। तो इस केस में हम लोग जब 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच इजी है बट फिर भी ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं दे रहा। तो अब न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच भी इजी है, फिर भी रिएक्शन नहीं मिल रहा कंपाउंड से, क्योंकि चलो बड़े ग्रुप से रिपल्शन मिला बट दूसरे साइड से तो पहुंच गए ना हम लोग, तो भी रिएक्शन नहीं हो रहा। उसके पीछे भी ट्रांजिशन स्टेट का ही रीजन है। ऐसा मेंशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी अनस्टेबल ड्यू टू वेरी हाई स्टेरिक क्राउडिंग। अब इसका क्या मतलब है पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, और आदित्य उसके बाद अपना सवाल वापस से पूछना। अगर मान लो रिएक्शन हो जाता है तो कार्बन वाले पार्ट पे लिविंग ग्रुप हटेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और कार्बन वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन वाले ग्रुप हैं, और उसके अलावा जो वो पूरा का पूरा 4 कार्बन का ग्रुप है ये रहेगा। तो इस ग्रुप के काफी बड़े साइज की वजह से इन न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को काफी रिपल्शन मिलेगा। तो इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट में काफी हाईयर रिपल्शन का फैक्टर है, और उसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट बहुत अनस्टेबल है। तो उतने हाई एनर्जी पे जा पाना फिर से मुश्किल होता है, तो रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट का फैक्टर भी कहीं आ सकता है। बट स्टेरिक हिंड्रेंस अगर देखें तो उधर साइड अपने पास एक कार्बन पे 3 CH3 थे, और यहाँ तो 4 कार्बन का एक ग्रुप है। बट ये 4 कार्बन का एक ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर रहा है। दोनों थोड़ा डिफरेंट चीज है। हिंड्रेंस मतलब आने के रास्ते में दिक्कत कर रहा है, और दूसरा आने के बाद भीड़ भाड़ हो रखा है।
दोनों में थोड़ा डिफरेंस वाला चीज है, ठीक है। अब बताओ आदित्य क्या सवाल पूछ रहा था। सर अब क्लियर हो गया। चलो बढ़िया, छापो इस पॉइंट को भी छापो, मतलब 4 नंबर पार्ट। और एक मॉलिक्यूल जो तुम लोगों को, एक नहीं अभी शायद 2 मॉलिक्यूल और याद रखना है। एक तो ये पार्ट, ये नोट कर लिया क्या, ये नहीं नोट किया है? नहीं नोट किया होगा तो बता देना हमको। एक मॉलिक्यूल तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कार्बन चेन वाले पार्ट के ऊपर लिविंग ग्रुप होगा और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अगर बहुत ही पुअर हुआ तो पुअर लिविंग ग्रुप वाले पार्ट में फ्लोरीन ले सकते हैं हम लोग, OH ले सकते हैं, या फिर हम लोग NH2 ले सकते हैं, या फिर हम लोग कार्बन चेन वाला पार्ट ले सकते हैं। अगर इस तरह के लिविंग ग्रुप हुए जो कि बहुत पुअर टाइप के हैं, OR- भी ले सकते हैं हम लोग, तो RO लिविंग ग्रुप ले सकते हैं। अगर इस तरह के लिविंग ग्रुप हुए तो इन सब केसेस में हम लोग का SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप हटने की टेंडेंसी में नहीं है। हटे तब तो कोई दूसरा आएगा, बोले नहीं हम तो नहीं हटेंगे, तो फिर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा केस है। और एक केस ये याद रखना है, बट हम चाहेंगे कि तुम में से कोई इस सवाल का जवाब खुद से बताए। ये कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खुद से बताओ ये सवाल का जवाब, जो भी बताना चाहेगा। सौम्य बताना चाहेगी, वैभव भी बताना चाहेगा। हाँ वैभव बताओ, तू गायब हो गया था अभी। वैभव बताओ भाई। सर ब्रेंड्स रूल। ब्रेंड्स रूल के ब्रेड्स रूल? याद नहीं, हाँ वही सर वही। चलो ठीक है, ब्रेड्स रूल उससे होगा क्या ये बताओ। वो कार्बन प्लेनर पोजीशन में नहीं आना चाहेगा, तो फिर वो ट्रांजिशन स्टेट में नहीं बन पाएगा, ठीक से। एग्जैक्टली जैसे मान लो अभी तक जो हम लोग कंसिडरेशन लेके चले, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच किया, वैसे सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये नहीं होना चाहिए था। पहले न्यूक्लियोफाइल अप्रोच तो करे, इतना बड़ा बड़ा ग्रुप उधर घेर के बैठा हुआ है। और मान लो ऐसा है, एक पिंजड़े में हम लोग पक्षी वक्षी रखते हैं ना, तो एक पिंजड़ा है उसके अंदर पक्षी है, तो पीछे साइड से कुछ अंदर घुसेगा क्या? पिंजड़े में जगह नहीं है, ऑलमोस्ट वही उसी टाइप का है। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो पीछे साइड से न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जाएगा? तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच हिंडर्ड है, तो ये तो हम लोग मेंशन करेंगे ही करेंगे। अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड। बड़ा सिंपल सा बेसिक केस है जो मालूम हो जाना चाहिए, देखते ही डायग्राम पता चलना चाहिए था। अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड। बट इसके अलावा अगर इन केस न्यूक्लियोफाइल चला गया और इस पार्टिकुलर पार्ट पे कि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच हिंडर्ड है, तो रिएक्शन नहीं होता। बट फिर भी MS चौहान ने बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, हमको नहीं मालूम तो हम देखेंगे उसका डायग्राम। अगर किसी के पास MS चौहान का PDF होगा तो मेरे पास भेजना, अगर नहीं है तो फिर हम उसका देखते हैं, मेरे पास शायद से बुक होगा उसका। हम क्वेश्चन तुम लोग के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, उस क्वेश्चन को सोच के देखना। बहुत अच्छा एक सवाल दे रखा था हमसे, कोई बच्चा बहुत पहले डाउट पूछा था, तो उसमें ऐसा बोला है कि अगर SN2 रिएक्शन होता है तो क्या रेट होगा, और हम बोल रहे कि SN2 रिएक्शन नहीं हो रहा, बट फिर भी अगर SN2 रिएक्शन होता है तो 2 ब्रिज हेड वाले मॉलिक्यूल में क्या रेट होगा। तो सोच के देखने वाली बात है क्या रेट हो सकता है। खैर अगर SN2 होता है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर जाता है, तो पहले पूरा जो मॉलिक्यूल है वो प्लानर होगा, मतलब जो तीनों कार्बन चेन वो प्लानर होगा। बट ब्रिज हेड कैन नेवर बी प्लानर, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता। और प्लानर तो छोड़ो, इसको घूमना भी उल्टे साइड, तो नीचे से एक बॉन्ड बंधा हुआ है तो प्लानर भी नहीं हो सकता, घूमना तो दूर की बात है। तो इस केस में ब्रिज हेड एटम यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप एट ब्रिज हेड, और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, ब्रिज हेड एटम कैन नेवर बी प्लानर, कैन नेवर बी प्लानर। तो ब्रिज हेड एटम अगर कभी प्लानर नहीं हो सकता तो इस केस में हम लोग कभी भी वहां पे रिएक्शन नहीं करा सकते। और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ब्रेड्स रूल वाला पार्ट, ब्रेड्स रूल आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। SN2 रिएक्शन के पूरे पार्ट में अभी तक किसी को कोई तकलीफ है तो आराम से पूछ सकता है। तुम लोगों को 10th क्लास का रिजल्ट पता चला जी? हम लोगों का 10th क्लास का रिजल्ट कैसा रहा?
बताओ भाई, कोई किसी को 10th क्लास का रिजल्ट पता चला? हम लोग का 10th क्लास का सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना रहा? किसी को नहीं मालूम है 10th क्लास का रिजल्ट हम लोग का? गजब सर हालत है। 97 कुछ। अबे चोमू आदमी। 98.7 98.7 कौन बोला? प्रतीक। प्रतीक। कितना नालायक है तुम लोग। तुमको एक चीज मालूम नहीं पड़ा है अभी तक 10th क्लास 12th क्लास में आते वक्त कि एक मार्क्स का मतलब 0.2 होता है, तो 0.7 हो ही नहीं सकता। कैसा नालायक है तुम लोग। कम से कम 0.2 के फॉर्मेट में तो रखता 98.2, 98.4, 98.6, 98.7। वाह, गजब नालायक लोग है। हम लोग का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज 98.2 रहा है ज्योत्सना का, जो अप्पा की भी टॉपर है। उसके अलावा 97.4 अरविंद का रहा, जो जीजीपीएस में टॉपर तो नहीं है, लेकिन जो जीजीपीएस की टॉपर है वो भी हम लोग एडमिशन लिया अभी। उसके अलावा 95 95 12th क्लास का रिजल्ट तो तुम लोग को मालूम ही है, काफी अच्छा रहा। तो ओवरऑल इस साल 10th क्लास का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है हम लोग का। और वैसे एक चीज है कि जो पेंटिकोस्टल स्कूल है उसका जो टॉपर है वो भी हम ही लोग का एडमिशन ले लिया है 11th क्लास में। जो जीजीपीएस की टॉपर है वो भी एडमिशन ले ली। जो अप्पा की टॉपर है वो तो पहले से ही क्लासेस कर रही है 9-10 से। और डीएवी का कोई है इधर? शायद से प्रशांत था डीएवी का और विशाल था डीएवी का। तुम्हारे स्कूल में 10th क्लास में कौन टॉप किया, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? प्रशांत, प्रितोष, किसी को कोई आइडिया है डीएवी में टॉप कौन किया या कितना परसेंटेज आया? किसी को आइडिया नहीं है। डीएवी में 97.2% लाके 2 लोग टॉप किए, मतलब दोनों ज्वाइंट टॉपर है। वो दोनों भी हम लोग का एडमिशन लिया है। तो इस साल बहुत सही रहा, मतलब रिजल्ट भी अपना काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार जेई एडवांस में जैसे एक आदित्य गौतम वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि काफ़ी अच्छा रैंक देगा। हम लोग को भी उसकी तैयारी से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रैंक देगा। तो अच्छा ही रिजल्ट। एनटीएससी का भी इस साल रिजल्ट आया और तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब इसके बाद तुम लोग का नंबर है 96। सबसे पहले साल हम लोग का 96% हाईएस्ट आया था, फिर उसके बाद 96.2 हुआ लास्ट ईयर। एक राज बगरिया करके था, देखा भी होगा तुम लोगों ने। इस साल 96.8 आ गया है, तो अगले साल 96.8 से तो नीचे नहीं जा सकते। अगर तुम में से कोई भी एक आदमी 96.8 के ऊपर या बराबर नहीं लाया तो घर में आकर के मारेंगे तुम लोग को, देख लेना भाई। यहाँ बहुत दिमाग खराब हो रहा है तुम लोग को पढ़ाने में, कितना ऑनलाइन पढ़ाओ, ये करो वो करो। अगर नहीं आया किसी का भी तो देख लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आकर के फुर्सत में आकर के पिटाई करेंगे तुम लोग। डंडा तो लेके डंडा तो घर वाले तुम्हारे दे ही देंगे हमको, खैर बाकी तो हम स्वागत कर देंगे तुम लोग। स्वागत तो हम ही को करवाना होगा, लेकिन कर देंगे तुम लोगों का, ठीक है? तो इसीलिए। और दूसरा अब ये है कि जैसे मेंस के एग्जाम में जो भी तुम लोग का एग्जाम चल रहा है उसमें जो भी हम मार्क्स का पैटर्न देख रहे हैं तो हमको काफी अच्छा लग रहा है पैटर्न तुम लोग का। कुछ लोग का मार्क्स इस बार थोड़ा घटा है, तो वो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। जिनको भी जहां भी दिक्कत हो रहा है अपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में या कहीं भी कुछ भी दिक्कत टाइप का पार्ट आ रहा है, उन सब चीज को कवर करने की कोशिश करो। अब है कि हम लोग के पास जैसे एक और डिजिटल पैड आ जाएगा, तो अभी टोटल मिला के 6 डिजिटल पैड हो चुके हैं, तो टीचर्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा हम लोग के पास टाइम भी सफिशिएंटली खाली होना शुरू हो गया है। जो भी हम लोग को सिस्टम डेवलप करना था, बुकलेट ऐसे जाएगा, असाइनमेंट ऐसे जाएगा, वो सारा का सारा चीज एक लाइन से जाना शुरू हो गया है। डाउट क्लास लो, सारे के सारे टॉपिक्स कवर करो। कुछ लोग अपना नंबर काफी अच्छा मेंटेन कर रखे हैं, जैसे ये प्रितोष है, भास्कर है, शिवम है, आदित्य हो गया, अनुज वत्स। इस बार अनुज वत्स का नंबर थोड़ा कम आया है, फिर भी ठीक है। कुछ लोगों का नंबर बढ़ा है, यशी का नंबर बढ़ा है, और कुछ लोग अच्छे कांस्टेंट नंबर पे हैं, 95, 100, 120 अप्रोक्सीमेट प्लस नंबर पे है। बट उन नंबर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। जो हम लोग की तरफ से हेल्प चाहिए बढ़ाने की कोशिश करो, बट नेक्स्ट ईयर रिजल्ट और अच्छा चाहिए। और तुम लोगों को क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिल गया है इस साल कि घर में बैठे बैठे नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब स्कूलिंग करते हुए नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा फायदा उठाओ। हाँ, एक और सजेशन देंगे तुम लोगों को। अभी कुछ दिनों पहले हर्ष का भी कॉल आया था, तो यहाँ से अपना बुक्स वगैरह उठा के ले गया है। तो तुम लोग को एक सजेशन देंगे, अपने बुक्स को उठा के ले जाओ, और अगर हॉस्टल खाली करना है तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रॉब्लम अभी शुरू हुई, अभी तो हालत ख़राब होना शुरू हुआ है। तो नवंबर दिसंबर तक चीज़ें आराम से जाएंगी। हम लोग भी अपना ऑफिस जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर लें, तो ऑफिस जो है उस चीज़ को अभी छोड़ दिए हैं। हम लोग अपने घर से ही काम करना है, तो इसलिए ऑफिस हम लोग वैकेट कर चुके हैं। तुम लोग भी अपना हॉस्टल हो सके तो खाली कर दो, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर तक कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे रेंट देने का कोई मतलब नहीं होगा। और बुक्स वगैरह रखो ताकि स्क्रीन पे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े।
स्क्रीन से अच्छा है कि कम से कम बुक्स वगैरह में काम कर पाए। और अगर कोई इन केस बोकारो आता है या फिर बोकारो का रहने वाला है तो हम लोग अपना बुकलेट प्रिंटिंग, पहले हम लोग रांची से करा रहे थे बुकलेट प्रिंटिंग, बट वहाँ पे हम लोग का जो बुकलेट प्रिंटिंग होता था वो IIM रांची में एक वो था, ऑफिस था, वहाँ से करवाते थे हम लोग। तो IIM रांची पूरा बंद है अभी, तो हम लोग का बुकलेट प्रिंटिंग का काम भी रुका हुआ है। तो हम लोग फिर अभी मैनुअली खुद से ही बुकलेट प्रिंटिंग करके देना शुरू कर दिया है। तो जो लोग बोकारो में हैं उन लोगों को तो हम लोग बुकलेट बुला करके दे देंगे। जो लोग बोकारो से बाहर हैं, अगर वो ये बोलेगा कि कुरियर कर दे तो हम बिल्कुल कुरियर नहीं करने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, अगर ये है कि मान लो केमिस्ट्री का आगे का सारा बुकलेट हम लोग प्रिंटिंग करा लेते हैं तो हम लोग सारा पैकेज एक ही बार कुरियर करके तुम लोग को भिजवा देंगे तुम्हारे घर पे, ताकि बुकलेट से आराम से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाए। लेकिन अगर बुकलेट कुरियर करवा रहे हैं तो ये सोच के करा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग कुरियर भी कराए, वो फालतू में रद्दी में पड़ा हुआ है तो इतना मेहनत मत कराना, खुद बोल देना कि नहीं सर बुकलेट मत भिजवाइए, हम नहीं मेहनत करने वाले हैं। तो उसका लास्टली कुछ होगा नहीं, वो आग में जलेगा ठंडे के मौसम में 3-4 महीने में, यही होना है। तो वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग को एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग बुकलेट से करने का मौका मिले, तुम लोग को हमेशा स्क्रीन ना देखना पड़े। और बाकी ये चीज़ थोड़ा लंबा चलेगा। अब न्यूज़ में सुन रहे होंगे तुम लोग कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया, और ऑल्दो न्यूज़ में अभी आ रहा है लेकिन 1 महीने पहले ये चीज़ शुरू हो चुका था। तुम लोग के ग्रुप में एक रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम लोग एक आइडिया रखे थे, मतलब एक डीसी है मेरा, एक फ्रेंड है, कोचिंग में पढ़ा था मेरे साथ, उनके जान पहचान में काफ़ी क्लोजली एक डीसी काम करे कुछ स्कूल प्रोजेक्ट को लेकर के, ऐप वगैरह डेवलपमेंट करते हैं, जिससे हम लोग अपने कोचिंग का भी ऐप बनवा रहे हैं। तो हम उनको बोले थे कि एक बार उनके सामने आइडिया रखना, जैसे जो सिनेमा हॉल होता है, जो भी सिनेमा मूवी थिएटर होता है, तो वहाँ अभी सब कुछ बंद है और कोचिंग्स वगैरह भी बंद है। तो क्यों ना हम लोग कोचिंग्स को सिनेमा हॉल में शिफ्ट कर दें, क्योंकि उसमें 500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है और एक बैच में मुश्किल से 30 से 40 लोग होते हैं, मतलब 10% कैपेसिटी पे लोग बैठ रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे आराम से बड़े स्क्रीन पे आराम से क्लासेस करा सकते हैं, मतलब एक आदमी लाइव बोर्ड पे लिख रहा होगा, वही प्रोजेक्ट हो रहा होगा, कुछ तो लाइव एक फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। ये आइडिया हम लोग उनके सामने रखे थे, बट वो सीधा मना कर दिया है। तो उनका रिकॉर्डिंग मेरा दोस्त भेजा था, तुम लोग को फॉरवर्ड करेंगे। सीधा उनका ये कहना है कि स्कूल कोचिंग सभी कुछ नहीं खुलने वाला है, कि अगर 4 पॉलिटिशियन को अगर केस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्टूडेंट को अगर हो जाएगा तो पूरा मीडिया हंगामा कर देगा। तो इसलिए अभी कोई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेने वाला है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपना ऑफिस वैकेट किए हैं। वो सब चीज़ें हम, क्योंकि डीसी का रिकॉर्डिंग है तो ऐसा मतलब है कि खैर उन लोगों ने अच्छा ही सजेशन दिया है कि हाँ भैया अभी कुछ नहीं होने वाला, आप ऑनलाइन ही क्लासेस कराइए, जितना हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में ही एफर्ट लगाइए, इस चीज़ को जितना स्मूथ बनाइए, जितना हो सकता है स्मूथली काम करो। तो अपना तुमको भी मालूम हो जाना चाहिए कि ये चीज़ अभी लंबा चलेगा। अब तो तुम लोगों ने देखा होगा शायद न्यूज़ में कि ट्रम्प भी मास्क पहन के, जो ट्रम्प है वो भी मास्क पहन के आ रहा है। और जो हम लोग का सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी बोला है, वो हम लोग को मई से ही बोल रहा था कि सर अपना जगह खाली कीजिए, इतना रेंट मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। कोचिंग्स और स्कूल सबसे लास्ट प्रायोरिटी में है गवर्नमेंट के, मतलब स्कूल के बच्चों को कोई भी रिस्क पे नहीं डालना चाहेगा। तो इसीलिए अभी कुछ नहीं ओपन होने वाला है और ये लंबा चलेगा। मतलब उनके लैंग्वेज के हिसाब से कोरोना दिन दुनी रात चौगनी की स्पीड के हिसाब से तरक्की कर रहा है। तो तरक्की जो है वो अभी चलेगा, तुमको भी मालूम पड़ गया है। तो सेफ्टी के साथ रहना है, जितना हो सके अपने घर में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लो ताकि क्लासेस करते वक्त आंख पे उतना असर ना पड़े। फोन अवॉइड करो। बहुत दिन पहले भी सजेशन दिए थे कि फोन के स्क्रीन को HDMI केबल से उसमें कनेक्ट कर लो, क्या बोलते हैं तुम्हारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे कनेक्ट कर लो। कंप्यूटर में यूज मत करो क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा जाता है, बट अगर फोन के स्क्रीन को कनेक्ट कर लेंगे HDMI केबल से, HDMI केबल मार्केट में अवेलेबल होता है, तो बड़े से स्क्रीन में देखने में एटलीस्ट कुछ अच्छा रहेगा। और हम लोग भी जैसे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फॉर्मेट में, कि पहले हम लोग जब क्लासेस ले रहे थे तो उस टाइम पे स्क्रीन शेयरिंग करके काम कर रहे थे, तो नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाई से स्क्रीन शेयरिंग ज़्यादा इफिशिएंट लग रहा था, क्योंकि उसमें कि कम स्पीड में भी काम हो जा रहा था। बट लगातार स्क्रीन शेयरिंग, जैसे तुम लोग को मालूम है, हम लोग की शक्ल मालूम है, हम लोग का बोलने चलने का तरीका मालूम, बट नए लोग को नहीं पता, तो प्रॉब्लम दूर हो और दूसरा एक फिजिकल प्रेजेंस फील हो। तो इसलिए हम लोग जब भी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू ही काम, लेकिन हमेशा एक वीडियो के थ्रू इंटरेक्शन करते रहेंगे। जैसे मेरा एक वीडियो चल रहा है साइड में, ताकि मैं इंटरेक्शन कर पाए, तो तुम लोग को दिखता है कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग के सर जिंदा है और वही क्लास ले रहे हैं, उनके आवाज़ में कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसका प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हो, 8, 9, 10 के लिए कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो उसका तुम्हारे लिए ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है,
एक ये चीज हम लोग करने वाले हैं, जैसे डाउट डिस्कशन जो है, क्योंकि जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं केवल उनके लिए करने वाले हैं हम लोग। तो मान लो हम लोग कहीं घूमते फिरते जा रहे हैं, तो जिस एरिया में गए, ये आइडिया भी मेरे किसी दोस्त लोग के थ्रू ही आया था, तो जिस एरिया में गए उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, मान लो कि भारती तो किधर रहती है? 5। सेक्टर 5 में पार्क वार्क तो होगा ही। हाँ है। हाँ, तो वही जैसे हम लोग का ऐसा ही आइडिया है कि ठीक है, घूम फिर तो रहे ये लोग, लॉकडाउन तो अब लगा भी नहीं है, तो सेक्टर 5 में गए किसी पार्क में, उस एरिया के जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बता दिया कि हम लोग इस एरिया में आने वाले हैं इस टाइम पे, या हम पार्टिकुलरली आने वाले हैं, या उस एरिया में वो सर जाने वाले हैं, और उस टाइम पे 2 घंटे का वहाँ हम लोग सेशन रखेंगे, जिसको जो डाउट पूछना अपने बुकलेट से एसोसिएटेड डाउट पूछ सकता है, ताकि एक डिस्टेंसिंग भी हो जाए और एक फिजिकल एक कन्वर्सेशन हो जाए, क्योंकि डाउट सेशन में भी 1-on-1 डाउट सेशन घुमा फिरा करके वैसे ही रहता है, जिसमें इंटरेक्शन ना हो। तो एक ये हम लोग आइडिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा एक और आइडिया चल रहा है दिमाग में कि कभी कभी बीच में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, लेकिन वो 40 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना बड़ा अजीब टाइप का होगा, तो हम लोग उसको ग्रुप वाइज बांट देंगे, मतलब 10-10 लोग का एक ग्रुप बना करके उनको 10 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक टाइम दे देंगे, और उसमें तुम लोग को जो तकलीफ चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, जो परेशानी चल रहा है, ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसा दिक्कत वैसा दिक्कत, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ताकि अगर हम लोग उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाए तो उस चीज़ पे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये है कि हम एनी हाउ सजेशन ये देंगे कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा टाइम आया है कि तुमको घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो जो तुम्हारा चीज़ लैग किया है, तुम लोग को मालूम पड़ गया 11th क्लास में कितना नालायकी किया तुम लोग, तो तुम्हारा जो भी चीज़ लैग किया उस सब चीज़ों को कवर करने का टाइम है, और यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं जो कवर कर सकते हैं आराम से इन सब चीज़ों को, तो उन सब चीज़ों को जितना हो सके कवर करने की कोशिश करो। खुद से कवर कर सकते हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम मोहन को बहुत पहले समझाए थे कि खुद से पढ़ना एनी हाउ अच्छा होता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, और टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस चीज़ को हम लोग के हेल्प से कवर करेंगे तो जल्दी कवर होगा, तो इसलिए जो डिफिकल्टी है टीचर्स आराम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तुम लोग को मालूम है कि हम लोग गुस्सा सा नहीं आता, तो आराम से टीचर से डिस्कशन करो, मेरे पास मैसेज कम मारो, क्योंकि हम अवेलेबल नहीं हो पाते, सुबह से शाम तक मेरा क्लास भी चलता है, बाकी चीज़ों का भी कॉल देखना होता है, बाकी लोगों का मैसेज सॉल्व करो, डाउट सॉल्व करो, दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी, और इसलिए हम 4 दिन से छुट्टी लिए थे, और पता नहीं क्या 4 दिन मेरा क्लास नहीं लगा, तो अंशु बेचारा परेशान हो गया कि सर आपका तबीयत तो ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल स्क्रीन देखते देखते लगातार 3 महीने से काम करते 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 वही फोन कॉल दिस दैट, एकदम दिमाग खराब हो गया था, लगा था कि अब रेस्ट करने का टाइम आया है, और क्योंकि सारा सिस्टम आ गया था डिक्टिक, मतलब जो पेपर का काम है वो अपना फ्लो में चल रहा है, असाइनमेंट का काम फ्लो में चल रहा है, क्लासेस अपना चल ही रही है, तो अब हमको उस चीज़ का टेंशन नहीं था, तो इसलिए 3-4 दिन का छुट्टी लिए, और तुमको दिख भी रहा होगा थोड़ा एनर्जी में आज हम, तो इसीलिए जो भी डिफिकल्टी होगा टीचर्स को सीधा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम लोग के ऑफिशियल नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, कोई भी परेशानी है 11th क्लास से कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है कर सकते हैं, और अगर ये मतलब पार्क में आए वहाँ पे डिस्कशन कराए, 4-5 लोग हैं, तो डिस्कशन वाला चीज़ अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो तुम लोग को ये चीज़ कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और बोकारो में जो लोग हैं जिनको बुकलेट्स वगैरह चाहिए होगा, तो जैसे ही हम लोग का बुकलेट प्रिंट आउट हो जाएगा तो हम लोग तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, बुकलेट अपना आकर के हम लोग जहाँ भी मेरे फ्लैट से ये भी क्लासेस चल रही है, मेरा फ्लैट है 2nd फ्लोर पे, कुछ लोगों को मालूम भी है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं और बताना भी नहीं चाहेंगे, बट मेरे फ्लैट के जस्ट नीचे 1st फ्लोर, वहीं पे हम लोगों ने ऑफिस अभी बना लिया है, ताकि हम लोग एक ही जगह से सारा काम कर पाए, तो उसी फ्लैट के ऑफिस से भी, मतलब मेरा फ्लैट 2nd फ्लोर पे और उसके बाद 1st फ्लोर पे हम लोग सारे ऑफिशियल चीज़ें कर रहे हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन हम लोग आसानी से हो और काफ़ी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए, तो इसीलिए हम लोग अपना ऑफिस अभी चेंज कर लिए हैं। तुम लोग को जो भी बुकलेट लेना होगा, जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन करना होगा, सीधा यहाँ पे आकर के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और हम सजेशन देंगे, बाहर जितना कम से कम हो सकते निकलो, और अगर निकलते हैं तो प्रिकॉशंस लेके निकलो, ठीक है। उत्पल सर वाला केस बताया तुम लोग को हम लोगों ने, तो अब चीज़ें यहाँ प्रॉब्लमेटिक होनी शुरू हुई है, तो प्रॉब्लम में मत पड़ो, क्योंकि कोई भी आदमी प्रॉब्लम में पड़ेगा तो उससे घर में पूरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ रहो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों को एक बार रीड करके आना, केवल जितना आज फैक्टर्स वाला पार्ट बताया, केवल फैक्टर्स वाला पार्ट, उन सब चीज़ों को रीड करना, और एक स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट, इन सब को रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू में कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, और एग्जांपल्स के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में SN2 रिएक्शन मुश्किल से हमको लगता है 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग उसके बाद E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन वाला पार्ट आराम से डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को भी डाउट वगैरह रह गया है पुराने टॉपिक्स में या रिएक्शन मैकेनिज्म में, थोड़ा डिफिकल्टी फील हो रहा है, वो सीधा बात करो
कि सर हमको डिफिकल्टी फील हो रहा है, हम तुम्हारा अलग से वापस से क्लास शुरू से डिस्कस करना शुरू करेंगे ताकि वो डिफिकल्टी वाला पार्ट तुम लोग को फेस करना ना पड़े। इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें पहले डिस्कस किए हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था, अब चीज़ें आसानी से कवर होती चले जाएंगे। तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ बोले हैं उसको ढंग से पढ़ करके आना बस, ठीक है? सर हाँ बोलो। ये बुकलेट में बहुत सारा क्वेश्चन में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कंपेयर करने बोला है, तो उसमें मीडियम कौन सा लेना है जनरली? ये पॉइंट शायद कभी क्लास में बोला था कि अगर कोई मीडियम नहीं दे रखा मतलब वाटर लेना होता है बाय डिफॉल्ट। और वाटर कौन सा मीडियम होता है? पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक या नॉन पोलर? प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? कुछ सर एक डाउट है। बोलो। सर एक जगह पे आया था ना, पोलर एप्रोटिक फेवर्स SN2, वो कैसे करता है? वो समझ में नहीं आया था। पोलर एप्रोटिक फेवर्स SN2, जैसे पोलर एप्रोटिक मीडियम अगर रहा तो पोलर एप्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में हम लोगों का ये क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कोई सॉल्वेशन नहीं होता। प्रोटिक मीडियम में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों का सॉल्वेशन होता है, बट एप्रोटिक में केवल पॉजिटिव चार्ज का सॉल्वेशन होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज फ्री है मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के आजू बाजू कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि प्रोटिक सॉल्वेंट में आजू बाजू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एक चार्ज है, उसके आजू बाजू बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उसका साइज भी बड़ा हो गया, उसका अप्रोच करने का जो रेट है वो घट जाएगा। तो पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल फ्री होता है, तो अगर फ्री है मतलब अपने मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को शो कर सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे SN2 वाला पार्ट फेवरेबल होता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। और कोई डाउट? चलो तो क्लास एंड करते हैं आज के लिए इतना ही।